तो पिछले लेक्चर में बात हुई थी, वो हमारी हो गई थी विद्युत बल, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत की क्वांटीकरण पर करती मूल आवेश क्या है, आवेशन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इन सब टॉपिक्स पर बात हो गई थी पिछले लेक्चर में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए, कूलाम का नियम क्या है कि बाबा कूलाम ने हमें ये बताया था कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हो, दो स्थिर बिंदु आवेश है, ये मान लो आपके पास Q1 है और ये आपके पास Q2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक। तो बाबा कूलाम ने हमें बताया कि इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, तो जो बल लगेगा वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि इनके बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण और एक समीकरण 2 को जब हम इकट्ठा करेंगे या इसको संयोजित करेंगे तो ये हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये यहाँ पे जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन है, इस अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा स्मॉल k, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये k क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। k क्या है यहाँ पर? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसका मान निर्भर करता है मात्रक पद्धति पर। किस पर निर्भर करता है? मात्रक पद्धति पर। और दूसरी चीज किस पर? माध्यम पर। किस पर निर्भर करता है इसका मान? माध्यम पर और मात्रक पद्धति पर। माध्यम का क्या मतलब है कि ये आवेश जो है वो किस माध्यम में रखे हुए हैं, वायु में रखे हुए हैं या किसी दूसरे परावैद्युत माध्यम में रखे हुए हैं। और दूसरा चीज मात्रक पद्धति क्या है कि ये जो आवेश और ये आप दूरी ले रहे हो ये किस मात्रक पद्धति में ले रहे हैं, ठीक। देखिए, यदि माध्यम क्या हो? वायु या निर्वात हो, वायु हो या निर्वात हो, और मात्रक पद्धति ऐसा ही हो, मात्रक पद्धति क्या हो? ऐसा ही हो, तो जो k का मान होता है, इस स्मॉल k का मान, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। कोई डाउट इसमें? अच्छा, अब यदि ये दोनों आवेश किसमें रखे हों? किसी ऐसे माध्यम में रखे हों जिसका परावैद्युतांक k हो, जिसका परावैद्युतांक क्या हो? k हो, तो ये F इक्वल्स टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। और ये जो k है इसको बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो इसमें कोई डाउट आपका? तो हम इसी चीज को शुरू, अब इसके बाद इसी को पढ़ेंगे कि ये माध्यम की विद्युतशीलता क्या है और माध्यम का परावैद्युतांक क्या है। देखिए, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी। तो क्या लिखवाया था इसमें परमिटिविटी के बारे में? आपको बताइए क्या लिखवा रखा है। बताता है, ठीक है। देखिए भाई, एक पदार्थ है आपका, ये क्या है आपके पास? एक पदार्थ है। इस पदार्थ में आप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं। क्या उत्पन्न कर रहे हैं इसमें? आप विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न कर रहे हैं। तो ये पदार्थ
क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने का विरोध करेगा। मान लो ये पदार्थ क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के उत्पन्न करने का विरोध कर रहा है, तो इस पदार्थ का वह गुण जो इस विरोध की माप को बताता है विद्युतशीलता कहलाता है। आया समझ में? ठीक है, ठीक। अब आती है आपके पास आपेक्षिक विद्युतशीलता। अच्छा, इससे पहले ये जो आपके पास बताया विद्युतशीलता, इसे एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन से इसको प्रदर्शित करते हैं विद्युतशीलता को। और अगर यही माध्यम निर्वात हो, माध्यम क्या हो, ये जो पदार्थ है ये निर्वात हो, तो इसकी विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसकी विद्युतशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, क्या मात्रक बताइए क्या होता है? हैं? जल्दी बताइए मात्रक। नहीं लिखूंगा नहीं, बताओ, आप ढूंढो। कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मात्रक क्या होता है इसका? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब अगर ज्ञात करने वाली बात आ जाए, वो क्या है कि विद्युत, ये जो आपके पास है विद्युतशीलता, इसका मात्रक और विमा बताइए। मात्रक और क्या बताना है? विमा बतानी है। देखिए भाई, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाओ, बाकी सब कुछ इधर ले आओ, तो 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने F इसके साथ में लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम अलग कर देंगे और सारी वेरिएबल को अलग कर दिया। अब एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक, तो Q1 का मात्रक क्या होगा? कूलाम। Q2 का मात्रक क्या होगा? कूलाम। बल का मात्रक क्या होगा? और दूरी का मात्रक मीटर, और इसका स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इसकी विमा निकाल लेंगे। विमा क्या हो जाएगी इसकी? देखिए, कूलाम की विमा क्या होती है? TA। ठीक, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। न्यूटन की विमा क्या होती है? ml T-2, और मीटर की विमा L, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इन सबको ऊपर ले जाओ, m को ऊपर लाओगे तो m-1, L को L और L स्क्वायर, तो L की पावर 3 हो जाएगा, ऊपर आकर के L की पावर -3, और T-2 ये ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो T की पावर 2 और 2 4। ठीक, और A की पावर 2, ये इसकी विमा हो जाएगी। हमने जो अभी एक कांस्टेंट पढ़ा था स्मॉल k, और इस k की वैल्यू हमने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, अच्छा, अब आती है हमारे पास, हमने पढ़ लिया क्या? विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ेंगे तो वह है आपेक्षिक विद्युतशीलता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता, और इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, देखिए भाई क्या होती है रिलेटिव परमिटिविटी। मान लो एक पदार्थ है या कोई माध्यम है, उसकी जो परमिटिविटी है, उसकी जो विद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन है, और निर्वात की विद्युतशीलता आपको पता है एप्सिलॉन नॉट है। तो किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, इसे ही हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, और इसे कैपिटल K से प्रदर्शित करते हैं। यही अनुपात निर्वात, यही अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है, और यही अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक, यह एक शुद्ध अनुपात है। अब आप कहोगे कि शुद्ध अनुपात क्या होता है? देखिए, एप्सिलॉन नॉट का अगर हम मात्रक रखें तो क्या होगा इसका? एप्सिलॉन का कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
ये तो होगा। और इस एप्सिलॉन नोट का मात्रक भी यही होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, क्या बचेगा मात्रक? कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए ये क्या है? शुद्ध अनुपात है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक शुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब आता है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, ठीक है। देखिए क्या है कि कूलाम के नियम से हम क्या चीज फाइंड करते हैं? आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल। अब बल क्या है? एक सदिश राशि है। बल क्या है? एक सदिश राशि। तो इसलिए उसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो जो ये कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप है, ये आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा को बताता है। आवेशों के बीच लगने वाले बल की दिशा को बताता है, ठीक है। देखिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु आवेश है, एक Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है। ये इनके बीच की दूरी है R। कोई एक हमारे एक बिंदु है O, इस बिंदु के सापेक्ष यदि हम इसकी स्थिति देखेंगे तो इसकी स्थिति R1 कैप है, और इस आवेश की स्थिति देखेंगे तो इस आवेश की स्थिति R2 कैप है। अब यदि हम देखें कि इस पर Q1 पर जो Q2 के कारण बल लग रहा है, उसको हम किससे दिखाएंगे? हम दिखा देते हैं इस तरफ को, इस तरफ को ये बल लग रहा है, और इसको दिखा देते हैं F1 पर F2 के कारण, सॉरी Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर जो लगने वाला बल है वो क्या है? F12 वेक्टर, F12 वेक्टर। और Q1 के कारण Q2 पर जो लगने वाला बल है वो क्या है? F21 वेक्टर, F21 वेक्टर। अब यदि Q2 से Q1 की ओर जो आपके पास स्थिति सदिश है, विस्थापन सदिश, वो क्या है? R कैप 12, R12 कैप। 2 से किस तरफ को? Q1 की ओर, R12 कैप। और Q1 से Q2 की तरफ की अगर हम बात करें तो वो है R21, सॉरी हाँ ये इधर को है ना, तो क्या इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर से है, ठीक है। तो जो F12 वेक्टर है क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 की कैप, 12 का स्क्वायर इंटू R12 की कैप। ये क्या है? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला जो बल होगा वो होगा आपके पास F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 की कैप, R21 की कैप। इसको अगर हम समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें तो हम यहां पर ये देखते हैं कि भाई Q1 Q2 दोनों में समान है, Q1 Q2 है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो भी सेम है, यानी कि R21 और R12 भी क्या है? सेम। मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है, दोनों की वैल्यू क्या आनी है? इक्वल आनी है। तो इसलिए सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, एक की डायरेक्शन उस तरफ को, एक की डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ से हम अगर हम देखें तो F12 जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा? F21 वेक्टर के, माइनस F21 वेक्टर के। ये माइनस क्या बताता है? अपोजिट डायरेक्शन को। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। किसका नियम बन रहा है? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इस साल एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था यही था कि सिद्ध कीजिए कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुरूप होता है। तो यहाँ पे हो गया कि कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया अथवा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड के एग्जाम में, और बच्चे भूल गए, पता नहीं क्या पूछ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, या हम इसको कह सकते हैं कि बहुल आवेशों के बीच बल। क्या बोल सकते हैं इसको? बहुल आवेशों के बीच बल, अथवा
बहुल आवेशों के बीच बल। अध्यारोपण का सिद्धांत अथवा बहुल आवेशों के बीच बल। अभी तक हमने क्या पढ़ा? दो आवेशों के बारे में हमने पढ़ा कि अगर कहीं पे किसी माध्यम में कहीं पर दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके बीच कितना बल लगेगा, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगर कहीं पर दो से ज्यादा आवेश आ जाएं फिर क्या होगा? देखिए, यहां पर मान लो आपका एक आवेश रखा हुआ है Q1, यहां पर आपका एक आवेश है Q2 और यहां पर एक आपका आवेश है Q3 और ऐसे ही कितने आवेश हैं? n आवेश हैं, तो Qn आवेश है। ठीक, इस तरीके से आपके कितने आवेश हैं? Q1 आवेश हैं। अब ये अगर हम इस चाहे तो इसको भी लेंगे, लेकिन इसको हम ये थोड़ा सा यहाँ से हटा करके इस आवेश को यहाँ मान लेते हैं। यहाँ ये आवेश है Q1। कितना आवेश रखा हुआ है? ये Q1 आवेश रखा हुआ है। ठीक, अच्छा देखिए, इसके कारण, इस Q2 आवेश के कारण इस Q1 पर जो बल लगेगा वो बल की डायरेक्शन क्या होगी? हम यहां से देख लेते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर हम इसको यहाँ से मिलाएं अगर, तो इस बल की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ से आएगी। इस बल की डायरेक्शन हमारे पास ऐसे आएगी। ठीक, और अगर इस Q3 के कारण हम बल देखें तो इसकी डायरेक्शन इधर को आएगी और इस Q4 के कारण देखें तो इसके कारण बल की डायरेक्शन इधर को आएगी। ये कब है? जब ये सारे के सारे आवेश धन आवेश हों। सारे के सारे आवेश कैसे हों? धन आवेश। तो इस पर जो ये बल लग रहा है ये ऐसे लग रहा है और इसके कारण जो ये बल है ये ऐसे है और इसके कारण ये जो बल है ये ऐसे है Q1 पर। ठीक है, ये क्या है? Q2 से Q1 की ओर R12 कैप एकांक सदिश और Q3 से Q1 की ओर जो एकांक सदिश है वो है R13 कैप और Qn से Q1 की तरफ जो एकांक सदिश है वो R1n कैप है। R1n कैप है। ये जो आपके पास है ये वाले डायरेक्शन, इस पर जो बल लग रहा है ये F2 के कारण, F1 Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल है और ये क्या है? Q1 पर Q3 के कारण लगने वाला बल है और ये क्या है? Q1 पर Qn के कारण लगने वाला बल है। तो अगर हम बात करें कि इस बिंदु, इस Q1 आवेश पर टोटल लगने वाला बल कितना होगा, F1 वेक्टर कितना होगा, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F1n वेक्टर। F1n वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास F1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 की कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 की कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1, ये तो Q3 था ना, Q3, तो ये Q1 और Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n की कैप। ठीक, अब अगर हम इसमें से कॉमन ले लें, इस चीज को कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर क्या बच गया? Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू R12 की कैप प्लस Q1 और Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर इंटू R13 की कैप प्लस Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर इंटू R1n की कैप।
ठीक। तो F1 वेक्टर इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबमिशन ऑफ किसका Q1 तो सब में ही है तो Q1 लिखेंगे, Q2 Q3 ये चेंज हो रहा है तो इसकी जगह लिख देंगे QI, इसकी जगह क्या लिख देंगे QI। और अपोन में क्या है R1 तो सब में ही है तो 1 और उसकी जगह फिर क्या लिख देंगे I, ठीक है R1I। और इनटू ऐसे ही R कैप में 1 तो सब में है ऐसे ही फिर क्या लिख देंगे I और कैप। अब I की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है 2 से, तो I इक्वल्स टू 2 कहां तक जा रही है n तक, n ऊपर लिख देंगे। यही अध्यारोपण का सिद्धांत का फॉर्मूला है। इससे क्या क्या कहता है विद्युत अध्यारोपण का सिद्धांत कि यदि किसी निकाय में एक 2 से अधिक आवेश हो तो उस निकाय में उपस्थित किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ये क्या है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत।